So good afternoon students and Merry Christmas. लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन किया था, जिसमें हमने जेनेटिक्स और ग्रेगर जॉन मेंडल के लॉज वगैरह हमने देखे थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। तो चलिए बच्चों, एक एक करके अपने अपने डाउट्स लीजिए चैप्टर नंबर 4 के अंदर। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स में आपका जो भी डाउट है कमेंट कीजिए उसे। चलिए बच्चों, कमेंट कीजिए अपने अपने डाउट्स चैप्टर नंबर 4 में जो भी आपके डाउट है। एंटीजन, एंटी का मतलब यहाँ है एंटीबॉडी और जन का मतलब है जनरेटिंग। कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल, मतलब बॉडी के बाहर से आए हुआ कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज जो कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने का मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम वो जो बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी आई है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दे, तो उस फॉरेन सब्सटेंस को हम लोग नाम दे देते हैं एंटीजन। ठीक है, अगला डाउट। एपिटोप, एपिटोप जिसे एंटीजन डिटर्मिनेंट भी हम लोग बोलते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में आया है कि भाई एंटीजन और एंटीबॉडी, इन दोनों के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां से ये दोनों दोनों का मतलब है एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो एंटीजन का वो हिस्सा जो कि एंटीबॉडी से जुड़ने के लिए बना है उसको नाम देते हैं एपिटोप या फिर एंटीजन डिटरमिनेंट। और एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो कि एंटीजन से जुड़ने के लिए बना है उसे बोलते हैं पैराटोप। तो एपिटोप तो एंटीजन का हिस्सा है जो कि एंटीबॉडी से जुड़ने वाला है, और पैराटोप जो है वो एंटीबॉडी का हिस्सा है जो कि एंटीजन से जुड़ने वाला है। नेक्स्ट, अगला डाउट। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है जमना। खून जो है जम जाता है बहता बहता, तो उसको अपन एग्लूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला डाउट बोलिए। डायमेरिक का मतलब होता है, डाय का मतलब होता है टू, और मेरिक मतलब मर, मर से बना है मेरिक, मर का मतलब होता है यूनिट। तो एंटीबॉडी जो है
उसमें 2 यूनिट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी रहती हैं, और पेंटामेरिक का मतलब होता है 5 यूनिट्स। 5 यूनिट फेगोसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम के उन सेल्स को बोला जाता है जो कि एंटीजन को एनगल्फ निगल करके खत्म करने का काम करते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, कभी कभी इस तरीके ऐसा होता है कि मदर आरएच पॉजिटिव है और उसके यूटेरस में जो फीटस है वो आरएच नेगेटिव है। तो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कुछ आरएच फैक्टर या ब्लड सेल्स फीटस से मदर में चले जाए तो मदर तो पॉजिटिव है और फीटस नेगेटिव है, तो मदर के ब्लड के अंदर जो है इस नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी है, किसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज हैं? आरएच के अगेंस्ट, क्योंकि नेगेटिव था फीटस का ब्लड ग्रुप, मदर का पॉजिटिव, तो मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो आरएच नेगेटिव के अगेंस्ट बनेंगी। अब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान मान लो फीटस का ब्लड ग्रुप फिर से नेगेटिव है, फीटस का ब्लड ग्रुप फिर से नेगेटिव है, तो अगर ऐसा हुआ कि ब्लड एक्सचेंज हुआ तो अब मदर के ब्लड के साथ में जो एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में बनी थी आरएच नेगेटिव फैक्टर के लिए, वो एंटीबॉडीज सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान फीटस के अंदर चली जाएंगी, मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे। और जैसे ही वो एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी ध्यान रहे आरएच नेगेटिव के अगेंस्ट है, ये एंटीबॉडी जैसे ही फीटस के ब्लड में पहुंची जो कि आरएच नेगेटिव है, तो तुरंत उस फीटस का, उस बेबी का जो सारा का सारा ब्लड है वो एग्लूटिनेट मतलब जम जाएगा और जो फीटस है उसकी डेथ हो जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटलिस हम लोग नाम देते हैं। तो इसके लिए हमने एक उपाय, एक तरीका सोचा है कि एक एंटीबॉडी तैयार की है रोहगम। ये रोहगम मदर ब्लड को फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो है इंजेक्ट कर दी जाती है, दे दी जाती है। तो ये रोहगम आने वाले एंटीजन जो हैं उनको इनविजिबल बना देगा हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को वो आर एच नेगेटिव फैक्टर जो है वो दिखाई ही नहीं देगा, और अगर दिखाई ही नहीं देगा तो उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी। तो ये था आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अगला कमेंट है, इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन कैन बी प्रोसेस्ड इन 4 स्टेप। 4 स्टेप्स हैं। पहली, डिफरेंस बिटवीन एम्बेडेड एंटीजन एंड एक्सटर्नल एंटीजन। सबसे पहले इम्यून सिस्टम को ये पहचानना पड़ता है कि जिसके अगेंस्ट वो काम करने जा रहा है वो प्रोटीन या वो एंटीजन उसी बॉडी का हिस्सा है या उस बॉडी के बाहर से आया है। अगर उस बॉडी का हिस्सा हुआ तो ये सारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, और अगर उस बॉडी का हिस्सा नहीं हुआ तो ये फायदा भी पहुंचाएगा। दूसरी स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स ऑफ बीटा लिम्फोसाइट्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन डिटर्मिनेंट अबव द एक्सटर्नल एंटीजन। अब एंटीजन का जो एपिटोप वाला हिस्सा है जिसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज जो हैं वो अपना पैराटोप तैयार करती हैं। तो अब क्या होगा, अब जो आपका फॉरेन पार्टिकल आया है, एंटीजन आया है, उसके एपिटोप से मिलता जुलता
पैराटोप जो है वो बनाया जाएगा, और ये काम जो है बीटा लिम्फोसाइट सेल्स का प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा करता है। थर्ड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। अब ब्लड प्लाज्मा जो है वो क्या बनाएंगे, वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। और चौथा स्टेप है एंटीजन डिस्ट्रक्शन बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो अब एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में जुड़ जाएंगी, एंटीबॉडी एंटीजन को नीचे खींच लेगा, और उसके बाद में या तो उसे मार दिया जाएगा या उसे वीक, कमजोर करके बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, बिलीरुबिन ये बड़ा उस चैप्टर में पूछा गया था, लिवर के अंदर प्रोड्यूस होने वाला पॉइजनस सब्सटेंस है बिलीरुबिन। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, उससे पहले आया है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर आप अपनी बुक में देखें तो ये अल्फाबेट वाई, हमारे इंग्लिश का जो वाई अल्फाबेट है उसके शेप का दिखाई देता है, जो कि दो अलग अलग चेन्स की हेल्प से बना है। एक को हम लोग नाम देते हैं लाइट चेन जो छोटी है साइज में, और एक को हम लोग नाम देते हैं हैवी चेन जो बड़ी है। और ऐसे करके दो यूनिट्स पाई जाती हैं, मतलब कि दो यूनिट का मतलब मैंने अभी समझाया था डायमर या डायमेरिक। तो यहाँ पर सब्सटेंस, ये जो आपके एंटीबॉडीज हैं, ये दो चेन्स आपस में जुड़कर के एक सिंगल यूनिट का काम करते हैं, इस वजह से इन्हें हम लोग डायमर्स या फिर डायमेरिक नाम दे देते हैं। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि भैया एक तो हैवी चेन है और एक लाइट चेन है। इसके अलावा हैवी चेन और लाइट चेन को भी आप दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा वो जो कि सारे टाइप के एंटीबॉडीज में फिक्स रहेगा, वैसा का वैसा पाया जाएगा, उसे तो आप लोग बोल देते हो कांस्टेंट रीजन। और वो हिस्सा जो कि फिक्स नहीं है, जो कि चेंजेबल है, चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, वेरिएबल रीजन। उसको हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल रीजन। ये जो वेरिएबल रीजन है ये एंटीबॉडी के डिजाइन के हिसाब से तैयार होता है, क्योंकि इसी वेरिएबल रीजन के एंड पर आपको दिखाई देगा एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहीं पर एंटीजन आएगा, मतलब ये जो है हिस्सा वो है पैराटोप, ना कि आपका एपिटोप। अब दो जो चेन है, लाइट चेन, हैवी चेन, ये आपस में जुड़ी रहती हैं, वरना फिर आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये बिखर जाएगा। और जिस बॉन्ड से, जो बॉन्ड जिस टाइप का बॉन्ड ये आपस में बनाती हैं, जिन बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है, उस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड बॉन्ड। जो वेरिएबल पार्ट है उसके एंड में COOH ये ग्रुप पाया जाता है। जो सॉरी वेरिएबल नहीं, जो कांस्टेंट पार्ट है उसके एंड में COH ग्रुप पाया जाता है, जबकि जो वेरिएबल पार्ट है उसके एंड में NH2 ग्रुप पाया जाता है, अमाइन ग्रुप जिसको हम लोग नाम देते हैं। अगला डाउट है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। टोटल 5 टाइप हैं, जिनको 5 अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे IgG, इसको नाम दिया गया है गामा, क्योंकि जिस अमाइनो एसिड का ये एंटीबॉडी बना है उससे बनने वाला प्रोटीन गामा प्रोटीन कहलाता है। IgG जो है ये जनरली फीटस और मदर, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो सकता है फ्रॉम द स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। तो इसका मतलब बेबी
जब मदर के यूटेरस में है तब उसे जो इम्यूनिटी मिलेगी वो इम्यूनिटी जो है आईजीजी की वजह से होगी। आईजीएम दूसरा टाइप है जो कि एक तो सबसे बड़ा है और ये जो है बीटा लिम्फोसाइट्स क्रिएट करता है और ये जो बीटा लिम्फोसाइट्स है ये ही रेस्पॉन्सिबल हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो बाकी दूसरे एंटीबॉडीज इसकी वजह से बनते हैं। आईजीए ये मदर के फर्स्ट मिल्क में प्रेजेंट रहता है। जब तक फीटस बॉडी के अंदर है तब तक आईजीजी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जब फीटस बॉडी के बाहर आ जाता है तब उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आईजीई। आखिरी है आईजीडी। आईजीडी बीटा लिम्फोसाइट्स की सरफेस पर प्रेजेंट होता है और ये पहचानने में मदद करता है हमारे इम्यून सिस्टम को कि कौन सा सेल हमारा है और कौन सा सेल दूसरा। अगर हमारा सेल है तो ये जो आपका आईजीई है ये रेस्पॉन्स दे देगा बाकी एंटीबॉडीज को कि भैया ये अपना ही सेल है, इस पर अटैक मत करो। और अगर अपना नहीं है तो फिर आपको उस पर अटैक करना है। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बाद में है रोहगम, अभी समझाया थोड़ी देर पहले। अगर बिलिरुबिन पॉइजनस है तो फिर बाइल इसे पिगमेंट के रूप में कैरी क्यों करता है? क्योंकि ये हमारा बॉडी बना रहा है, लिवर में जाकर के डिकम्पोज होता है। पर अगर कोई परेशानी हो जाए स्पेशली अल्कोहल ड्रिंक करने की वजह से तो फिर ये डिकम्पोज नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अरे कहाँ थे गौरव सिंह? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इतनी डिटेल में इतना अच्छे से समझाया था। लेट आओगे तो क्या ही होगा बेटा। वैलेंस ऑफ द एंटीजन, ये क्या चीज है? वैलेंस ऑफ एंटीजन मुझे समझ में नहीं आया। आयुष क्या डाउट है तुम्हारा? वैलेंस ऑफ एंटीजन। अगला डाउट पूछो। अगले डाउट कमेंट करो बच्चों। गवर्नमेंट बुक पेज नंबर 42। मेरे पास बेटा गवर्नमेंट बुक नहीं है। ये किस टॉपिक का हिस्सा है वो बताओ। वैलेंस ऑफ एंटीजन, ये तो मैंने तो मुझे कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा। अगला डाउट बोलो बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज के ऊपर है। मेरे पास नहीं है ये। मेरे पास में एडवाइजर है, मेरे पास में ये टॉपिक नहीं है। प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये डाउट आया है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि एक डोनर से ब्लड को लेकर के किसी दूसरे रिसीवर को ब्लड देना कहलाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका ओवरऑल देखा जाए तो 2 स्टेप्स में होता है। पहला तो है ब्लड कलेक्शन, कि ब्लड जो है डोनर से कैसे कलेक्ट किया जाए।
तो इसके लिए सबसे पहले जो डोनर है उसका पूरा हेल्थ इंस्पेक्शन होता है। हेल्थ इंस्पेक्शन के बाद कैन्युला, जो सुई एक तरह से कह सकते हो, वो आपके आर्टरीज के अंदर पेनिट्रेट की जाती है और जितना ब्लड जो है डोनेट करना है उसके अकॉर्डिंग कैन्युला का साइज डिफरेंस हो सकता है। फिर और ये कैन्युला जो है ये एक स्पेशल पाउच में जाकर के ओपन होती है। इस पाउच में ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि ब्लड को जमने नहीं देते। तो जो एंटी कोगुलेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं वो डाले जाते हैं जो कि ब्लड को जमने नहीं देते। इसके बाद जो ब्लड कलेक्ट किया है आपने पाउच में, उस ब्लड को स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक के अंदर। और उसके बाद उस ब्लड की अच्छे से जांच की जाती है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, कोई बीमारी बीमारी तो नहीं है उस ब्लड के अंदर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब सब कुछ सही हो तो ये ब्लड रिसीवर को डोनेट कर दिया जाता है और उसके बाद में थोड़े समय के लिए रिसीवर को जो डॉक्टर है वो अपने सुपरविजन के अंदर में रखता है कि कोई साइड इफेक्ट या कोई परेशानी तो नहीं हो रही। दूसरा स्टेप है ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन से पहले रिसीवर और डोनर इन दोनों का ब्लड मैच करना बहुत जरूरी है। साथ में RH फैक्टर भी पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी मैच करना बहुत जरूरी है। फिर जब ब्लड डोनेट करना है तो मैक्सिमम 30 मिनट, सिर्फ आधा घंटा पहले ही ब्लड बैंक से उस ब्लड के पाउच को जो है बाहर लाया जाता है। किसी अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर में ही ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो होना चाहिए। जो भी इक्विपमेंट, कैनुला वगैरह जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यूज हो रहे हैं वो अच्छे से स्टेरिलाइज होने चाहिए। जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये उस पर नहीं होने चाहिए। तो ये था तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एलोजेनिक एंड ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो टाइप का होता है। पहला है एलोजेनिक। एलोजेनिक के अंदर एक इंसान, एक डोनर किसी डिफरेंट रिसीवर को अपना ब्लड डोनेट करता है। और ऑटोजेनिक में एक पर्सन अपने ही आप को ब्लड डोनेट कर सकता है। कैसे? जब वो हेल्दी है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो अपना ब्लड डोनेट करे ब्लड बैंक में और ब्लड बैंक में उस ब्लड सैंपल को अच्छे से प्रिजर्व करवा ले। और जब उसे जरूरत महसूस हो तो वो तब ब्लड बैंक से अपना डोनेट किया हुआ ब्लड जो है उसको ले सकता है। तो ये कंडीशन जनरली तब आती है जब किसी का ब्लड ग्रुप रेयर होता है, इजीली नहीं मिलता। तो अगर इजीली कहीं नहीं मिलता है, आपका ब्लड ग्रुप वो है, तो आप ही को स्टॉक तैयार करना होगा। मतलब आप ही को शुरुआत करनी होगी कि आपका ब्लड ग्रुप रेयर है, कहीं नहीं मिल रहा, तो फिर आप अपना ही ब्लड जो है टाइम टू टाइम जो है डोनेट करते चले जाएं, ताकि इफ किसी कंडीशन में आपको ब्लड की जरूरत पड़े तो आपके लिए खून की कमी ना हो। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी बता दिया, कितनी बार बताऊं? द प्रोटीन कैन हैव मेनी एंटीजन द, अरे यार इसमें वैलेंस ऑफ एंटीजन में क्या समस्या है? जैसी लाइन कह रही है किसी एंटीबॉडी में जितने ज्यादा, सॉरी, किसी एंटीजन में जितने टोटल एपिटोप्स होंगे, एपिटोप्स मतलब एंटीबॉडी से जुड़ने वाली साइट, उसी को आप वैलेंस ऑफ एंटीजन नाम दे देंगे। नेक्स्ट, अगला डाउट।
अगला डाउट बोलो बच्चों। करो, कमेंट करो जल्दी। मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। भाई ब्लड ग्रुपिंग की मदद से तुम ये पहचान सकते हो ना कि आने वाले ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये ही उसकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस बन जाती है कि भाई आप जो है पेपर वर्क करके आइडिया लगा सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होने वाला है या वाली है उसका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या क्या है। अगर आपको मदर और फादर के ब्लड ग्रुप और एंटी बॉडी के बारे में जरा भी आइडिया है तो आराम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फ्यूचर में जो भी बेबी या फीटस जन्म लेने वाला है उसका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट, अगला डाउट। किशन के डाउट खत्म हो गए, बाकी और बच्चों के डाउट बोलिए। करो बच्चों, कमेंट करो अपने डाउट्स। और जो डाउट नहीं है तो भी कमेंट करो किसी नो डाउट। चौरे को डाउट नहीं है तो मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को और कोई डाउट जो है वो बचा नहीं है। तो एक बार जो टॉपिक्स आपने अपने डाउट में नहीं लिए हैं मैं शॉर्टली उनको एक बार बताने की कोशिश कर देता हूँ। हमारे बॉडी में दो टाइप के इम्यून मैकेनिज्म या सिस्टम पाए जाते हैं, एक इननेट और एक एक्वायर्ड। इननेट जो कि बाय बर्थ बचपन से ही पैदा होते होते हैं उसी में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये इननेट डिफेंस मैकेनिज्म कुछ स्पेसिफिक बैरियर्स या मेथड्स से हमें एंटीजन से प्रोटेक्ट करता है। पहला तो फिजिकल बैरियर है, जैसे कि बॉडी में सीलिया, फ्लैजेलास या म्यूकस मेम्ब्रेन ये सब होती हैं जो कि बाहर से आने वाले किसी भी जर्म, डस्ट पार्टिकल या किसी को भी जो है इजीली बॉडी के बाहर ही फेंक देती है। दूसरा, केमिकल बैरियर। इसमें हमारी बॉडी कोई केमिकल रिलीज करती है, फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक और फीमेल्स में वजाइना ये एसिड रिलीज करते हैं जो कि पैथोजेंस, जर्म कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें किल करते हैं। तीसरा है सेल्यूलर बैरियर। इसमें हमारी इम्यून सिस्टम स्पेशल टाइप के सेल्स, बीटा सेल्स बनाती है जो कि पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। और चौथा है इन्फ्लेमेशन, सूजन। कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो हमारी स्किन जो है वो स्वेल कर जाती है, या इसकी या एरिया पूरा स्वेल कर जाता है। और स्वेलिंग का फायदा ये है, स्वेलिंग का फायदा यहाँ पर ये मिलेगा कि स्वेलिंग की वजह से आपकी ब्लड आर्टरीज पर प्रेशर
बढ़ जाता है, जिससे ब्लॉकेज की वजह से जिस एरिया में चोट लगी है वहां ब्लड ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर ब्लड ट्रांसफर होगा ही नहीं तो वहां किसी भी इन्फेक्शन का या एंटीजन के एंटर करने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरी इसमें टाइप है अपना एक्वायर्ड एडेप्टिव या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी हम लोग अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं डिफरेंट करेक्टर से। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन में हम लोग बॉडी के बाहर से या तो कोई डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बहुत ही कमजोर वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये वीक है तो बॉडी आराम से उसे हरा देगी, पर फिर भी उसके लिए एंटीबॉडीज तो बनाएगी ही जो लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे, और इन फ्यूचर अगर सेम डिजीज का अटैक फिर से होता है तो इस बार हमारी और बॉडी रेडी होगी और आराम से एंटीजन, ये जो फॉरेन पार्टिकल है, एजेंट है, उसको जो है खत्म कर देगी। ये भी आपके दो टाइप की है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में पर्सन की खुद की इम्यूनिटी होती है, जबकि पैसिव में वो इम्यून सिस्टम उसका एंटीबॉडीज नहीं बना पाता, तो उस केस में उसे किसी दूसरे पर्सन से एंटीबॉडी जो है वो लेनी पड़ जाती है। ठीक है, बाकी आपने एंटीजन एंटीबॉडी तो आपने पूछ ही लिया, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज भी पूछ लिया। आरएच ग्रुपिंग आई थिंक आपने पूछा नहीं है, पर लास्ट क्लास में ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक जो है वो हो गया था, और मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी उसी टॉपिक में से दिए थे। इसके अलावा आरएच फैक्टर में आपने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पूछ लिया, रोहगम पूछ लिया, ये दो जरूरी चीजें हैं। फिर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछ लिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मैंने आपको कंडीशंस बता दी। इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड हेरिडिटी, इस पे भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑर्गन डोनेशन इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं, फिर कुछ डेटा इसमें दे रखा है कि हर साल जो है 50,000 लोगों को जो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इसकी जरूरत पड़ती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके अंदर जो आपका लॉजिकल डेटा है वो इसके अंदर दे रखा है, और कौन कौन बॉडी या ऑर्गन डोनेट कर सकता है। कोई भी रिलीजन का, कोई भी कास्ट का, किसी भी जेंडर का पर्सन, इंसान अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकता है अगर 18 साल से उसकी एज ज्यादा है तो। और अगर किसी केस में 18 साल से एज कम है तो उस कंडीशन में उस इंडिविजुअल पर्सन के फैमिली मेंबर्स, स्पेशली उसके पेरेंट्स, अगर परमिशन दें तो उसके ऑर्गन या बॉडी को डोनेट किया जा सकता है। इंडिया जैसी कंट्री जहां डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स की इतनी ज्यादा कमी है, वहां ऑर्गन्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहाँ पर तो जितने होते हैं नॉर्मली उससे ज्यादा ही ब्लड डोनेशन कैंप या ऑर्गन डोनेशन कैंप जो है वो हमें लगाने चाहिए। ठीक है, कोई डाउट इस चैप्टर में रह गया हो तो बच्चों उसको पूछ लीजिए। इस चैप्टर में कोई डाउट रह गया हो तो बच्चों उसको पूछ लो। क्वेश्चंस ब्लड ग्रुपिंग के बनते हैं। ब्लड ग्रुपिंग का क्लासिफिकेशन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पूछा जा सकता है,
प्रिकॉशंस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ली जानी चाहिए वो पूछी जा सकती हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एपिटोप, पैराटोप क्या है, इनकी डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ इम्यून मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है, या टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज की क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली बनेगा। पहले तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, पर अब जैसे कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे चैप्टर तुम्हारे डिलीट हो गए, तो हो सकता है अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में से ज्यादा आ जाए, या छोटे क्वेश्चंस की जगह लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाए। और कोई दिक्कत है तो बताइए। लिविंग पर्सन नहीं ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता, उसके लिए उसका मरना या फिर उसका ब्रेन डेड हो जाना कंपलसरी है। और कोई डाउट? डाउट नहीं है तो आपको ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया इस टॉपिक पर पूरा का पूरा एक पेज लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क है। ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया, आप इंटरनेट गूगल इसकी हेल्प ले सकते हैं डेटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए। तो आपको एक पेज ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया पर लिखना है। तो बच्चों अगर आपको और कोई डाउट नहीं है, होमवर्क आपको क्लियर हो गया। इसके बाद वाला चैप्टर आपको तैयार करना है जो केमिस्ट्री का है। तो कहने का मतलब ये, अब तक हम लोग बायोलॉजी देख रहे थे, अब हम लोग जो है केमिस्ट्री भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करके आना है, और जो होमवर्क दिया है वो करना है डेट के साथ, डेट आपको मेंशन जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए आपसे मैं जो है नेक्स्ट